न्यू हिंसा के नामी बदमाश की पुलिस के साथ मुठभेड़, पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रक्षाबंधन के लिए पीएम मोदी से मिलेंगी उनकी पाकिस्तानी बहन, बोली मैंने खुद तैयार की है राखी। शरद पवार पर की गई टिप्पणी पर दिलीप वालसे पाटिल ने मांगी माफी, बोले मेरे शब्दों का गलत इस्तेमाल किया गया है। राहुल गांधी लेह में सेना के रिटायर्ड अफसरों से मिले, भारत माता की जय के लगाए नारे, बाजार में सब्जियां भी खरीदी राहुल गांधी ने। इसरो की भर्ती परीक्षा में नकल करवाते पकड़े गए 2 लोग, अब तक 4 गिरफ्तारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यू इंडिया लाइव में और मैं हूं आपके साथ जोया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां न्यू हिंसा में पुलिस की आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है और इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग भी की गई। फिलहाल फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी और घायल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और बता दें कि न्यू हिंसा के आरोपी के साथ ये न्यू पुलिस की दूसरी मुठभेड़ बताई जा रही है, जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से ये भी बताया गया कि सोमवार को ब्रज मंडल हिंसा मामले में अभी तक 60 से अधिक लोगों की शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं और 264 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अफवाहें भी फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां 11 लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया। और एक तरफ आपको बता दें कि एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई और अपराध शाखा नू को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। निरीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने न्यू हिंसा के मामले में संलिप्त आरोपी आमिर निवासी ढिंढारा तावड़ू को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इलाज के लिए नलहड़ मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। और मुठभेड़ में एक अवैध देशी कट्टा और 5 राउंड भी बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि अरावली पहाड़ तावड़ू की खंडहर जगह से आमिर को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को सांप्रदायिक हिंसा में वांछित 5 आरोपियों को सिंगार के गांव निवासियों ने पुलिस को सौंप दिया और आरोपियों को लेकर पुलिस और प्रशासन बार बार अपील कर रहा था। पुलिस प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि सिंगार से पूर्व सरपंच हनीफ, अल्ताफ, इब्राहिम चौधरी, तैयब, पूर्व चेयरमैन साकित और अन्य गांव वालों ने रविवार को बिछूर पुलिस थाने पहुंचकर 5 आरोपियों जुबैर, सलमान, अंसार, रफीक और अबू बकर को पुलिस के हवाले कर दिया। न्यू हिंसा के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की 31 जुलाई को हुई ब्रजमंडल यात्रा पर भीड़ ने हमला करने के बाद नूह में सांप्रदायिक हिंसा फैलाई थी, जिसमें 2 होमगार्ड और एक इमाम समेत 6 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कार्रवाई लगातार जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस बीच एक और अहम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जो आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर तनाव की खबरें सामने आती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जब दोनों देशों के बीच प्यार की बात हो। लेकिन इस बार रक्षाबंधन के मौके पर दोनों देशों के बीच प्यार देखने को मिलेगा। जी हाँ, पाकिस्तान की कमर मोहसिन शेख यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राखी बहन इस साल खुद अपने भाई को राखी बांधेंगी। कमर मोहसिन शेख ने इस बार खुद राखी बनाई है। इसी को लेकर उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की, जहां उनकी तरफ से बताया गया और उन्होंने कहा कि मैंने राखी खुद बनाई है। इस बार मैं उन्हें कृषि पर आधारित एक किताब भी उपहार में दूंगी, क्योंकि उन्हें पढ़ने का शौक है। उन्होंने आगे कहा कि 2 से 3 साल तक मैं कोविड के कारण राखी बांधने नहीं जा सकी, लेकिन इस बार मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी और राखी बांधूंगी। इस दौरान मोहसिन ने अपने और पीएम मोदी के बीच होने वाली कुछ मजाकिया बातों का जिक्र भी किया। साथ ही आपको बता दें कि कमर शेख ने अपने पहले रक्षाबंधन को याद करते हुए बताया कि जब उन्होंने पहली बार पीएम मोदी को राखी बांधी थी, तब वो आरएसएस कार्यकर्ता थे। तब उनके लिए बहुत दुआएं मांगी थी कि वो सीएम बने और बाद में वो बन भी गए।
आगे उन्होंने बताया कि जब मैंने मोदी जी को राखी बांधी और कहा कि मैं चाहती हूं कि आप पीएम बने, इसके लिए मैं दुआ करूंगी। इस पर उन्होंने हंसते हुए कहा था कि हाँ, तेरी सारी दुआएं पूरी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुझे भी अच्छा लगता था कि वो मुझसे ऐसे बात करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब वो पीएम बने तो मैं बहुत खुश थी। मैं उनके लिए दुआ करती थी कि वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और स्वस्थ रहें, अच्छी सेहत के साथ जितना काम कर सकते हैं उतना काम करें। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की ओर रुख करेंगे। दिलीप वालसे पाटिल ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने रकांपा को स्वतंत्र रूप से सत्ता हासिल करने के लिए बहुमत का जनादेश नहीं दिया। इसके बजाय एनसीपी को गठबंधन सरकार बनाने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा। ये कहते हुए उनके शब्दों का अर्थ समझे बिना गलत अर्थ निकाला गया। शरद पवार के करीबी सहयोगी दिलीप पाटिल ने कहा कि मुझे लगता है कि मीडिया ने इसे गलत समझ लिया है। कल के अपने भाषण में मैंने माननीय शरद पवार साहब की आलोचना नहीं की या उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। दिलीप वालसे पाटिल ने एक्स पर कल एक पोस्ट करते हुए कहा कि कल के भाषण में मैंने कार्यकर्ताओं और जनता के सामने जो राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया, मीडिया ने उसका अर्थ समझे बिना मुद्दे को गलत तरीके से पेश किया। आगे शरद पवार से माफी मांगते हुए पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को रकांपा प्रमुख का समर्थन करना चाहिए था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरा कहना ये था कि जब हमारे पास इतने महान नेता थे तो महाराष्ट्र के लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। कल मैंने खेद व्यक्त किया कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि आदरणीय पवार साहब के प्रति मेरी ओर से गलत शब्द या कोई आलोचना संभव नहीं है। हालांकि जो भी गलतफहमी पैदा हुई हो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। अबेगांव तालुका में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि देश में शरद पवार जैसा कोई बड़ा नेता नहीं है। दिलीप वालसे पाटिल ने आगे ये भी कहा कि हम बीजेपी में शामिल नहीं हुए। एनसीपी हमारी अपनी पार्टी है, हम एनसीपी में ही हैं। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा, जिसके बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच सकती है। अब पाटिल ने आगे कहा कि सरकार में शामिल होने का फैसला लेने से पहले हमने शरद पवार से 2 बार बातचीत भी की थी, लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो हमें यह कदम उठाना पड़ा। आपको बता दें कि एनसीपी में ये संकट तब पैदा हुआ जब कुछ महीने पहले ही अजीत पवार ने पाला बदल लिया और एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार में शामिल हो गए। साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली अजीत पवार के साथ 8 अन्य एनसीपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख के दौरे पर हैं। सोमवार रात को उन्होंने ले मार्केट में आर्मी के रिटायर्ड अफसरों से मुलाकात की। साथ ही राहुल ने उनके साथ तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जी हां, इस दौरान मार्केट में लोगों की काफी ज्यादा जो भीड़ है वो भी इकट्ठी हो गई और राहुल ने मार्केट में काफी सारी खरीदारी भी की है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी भीड़ से किस तरह से घिरे हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। उन्होंने सामान भी खरीदा और कुछ देर बाद वो सब्जी की दुकान पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने काफी सारी सब्जियां भी खरीदी। तो राहुल के लेह मार्केट पहुंचते ही युवाओं की भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, जहां भीड़ में एक बच्चा उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए सुरक्षा घेरा पार कर गया। जी हां, एक छोटा सा बच्चा जिसने सुरक्षा घेरे को पार करते हुए राहुल गांधी के पास पहुंचा और उस बच्चे ने राहुल गांधी से उनका ऑटोग्राफ मांगा और राहुल गांधी ने बच्चे को ऑटोग्राफ दिया और साथ ही फोटो भी खिंचवाई उस बच्चे के साथ। बता दें कि सोमवार को राहुल पैंगोंग से लेक से बाइक राइड कर 264 किलोमीटर दूर खारदुंगा पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। राहुल 2 दिन के दौरे पर लद्दाख गए थे, लेकिन अब 18 अगस्त को जो उनका दौरा है वो अब 18 से 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया। शनिवार को बताते चले कि 19 अगस्त
के दिन राहुल गांधी ने लद्दाख से पैंगोंग त्से लेक तक बाइक राइडिंग की थी। वहीं रविवार को उन्होंने पैंगोंग त्से लेक से किनारे अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राहुल गांधी 25 अगस्त को होने वाली 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव की बैठक में भी शामिल हैं। फिलहाल अब बात कर लेते हैं इसरो से जुड़ी बड़ी अपडेट की, जहां विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती के लिए इसरो के द्वारा आयोजित परीक्षा में नकल करने के आरोप में हरियाणा से 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि रविवार को इस मामले में 2 लोगों को पकड़ा जा चुका है और इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कल देर रात मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। एक अधिकारी ने कहा कि दोनों पर उम्मीदवारों को नकल कराने का ये बड़ा आरोप लगा, जहां पुलिस ने ये कहा कि सभी गिरफ्तार किए गए लोग एक ही टीम के बताए जा रहे हैं और ये सभी यहां एक साथ आए थे। वहीं रविवार को गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी अज्ञात ने फोन करके नकल करने की सूचना दी थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई और वहीं धोखाधड़ी का मामला भी अब सामने आया है और यहां पर VSSC में परीक्षा रद्द कर दी गई फिलहाल के लिए। और VSSC ने एक अधिसूचना में ये भी कहा था कि तकनीशियन B, ड्राफ्ट्समैन B और रेडियोग्राफर E के पदों के लिए 20 अगस्त को तिरुवनंतपुरम के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई। सूचना में ये कहा गया कि इस बात पर संदेह है कि कोचिंग सेंटर शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने सोमवार को ये कहा कि जांच के लिए राज्य की पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए एक जांच दल हरियाणा भेजा जाएगा। वहीं गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ धारा 406, 420 और IPC और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इससे पहले सोमवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह बताया था कि किसी अज्ञात ने फोन करके नकल करने की ये सूचना दी थी, जिसके आधार पर 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 2 व्यक्तियों को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ा गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में रविवार देर रात औपचारिक रूप से गिरफ्तारी की गई और अधिकारी ने ये कहा था कि इनके अलावा उत्तरी राज्य के 4 अन्य व्यक्ति भी हिरासत में ले लिए गए। हालांकि अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इन लोगों ने परीक्षा दी है या फिर नहीं दी है। उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही कोचिंग सेंटरों सहित अन्य जगहों पर भी जांच की जा रही है, जहां पुलिस ने कहा था कि गिरफ्तार किए गए जो उम्मीदवार हैं उनकी प्रश्नों की तस्वीरें लेने के लिए मोबाइल फोन कैमरे का उपयोग किया जा रहा था और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को भेजा जा रहा था जो उन्हें उनके कानों में ब्लूटूथ डिवाइस पर उत्तर दे रहे थे। यानी कि पूरी तरह से जो ये नकल का मामला है वो पकड़ा गया है। एक तरफ से जो प्रश्न पत्र था उसकी तस्वीर खींचकर वो अन्य जगह फॉरवर्ड की जा रही थी और वहां से उत्तर बताए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अब जैसे ही जांच पड़ताल हो जाएगी आरोपियों को, दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं नागपुर में मुंबई रांची उड़ान के दौरान एक यात्री की तबीयत खराब होने के कारण इंडिगो के विमान को सोमवार की शाम को नागपुर में उतारना पड़ा। इसके बाद आनन फानन में बीमार यात्री को नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। यहां KIMS अस्पताल के DGM एजाज शामी ने कहा कि 62 वर्षीय यात्री किडनी और तपेदिक की बीमारी से पीड़ित था। उन्होंने बताया कि बीमार शख्स विमान में खून की उल्टी कर रहा था। शमी ने एक बयान में कहा कि उन्हें
कि आईएमएस अस्पताल में मृत लाया गया। बॉडी को आगे की प्रक्रियाओं के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज फिलहाल के लिए भेज दिया गया और अस्पताल में ले जाया। आगे बढ़ेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों पुराने विवाद की सुनवाई के लिए पीठ का गठन करेगा। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पांडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मुकुल रोहतगी ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया था। रोहतगी ने ये कहा कि तमिलनाडु ने अगस्त महीने के लिए पानी छोड़ने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया, जिसका आदेश कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने दिया है। रोहतगी ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन करना होगा। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मैं एक पीठ का गठन करूंगा। कावेरी जल नियामक समिति की गठन बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि कर्नाटक के द्वारा तमिलनाडु को 15 दिनों के लिए प्रतिदिन 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। फिलहाल 11 अगस्त को तमिलनाडु ने कहा था कि कर्नाटक हर दिन केवल 8,000 क्यूसेक जो पानी है वो जारी करने के लिए तैयार है। चलिए चंद्रयान से जुड़ी भी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं, जहां चंद्रयान 3 मिशन 30 अगस्त की शाम को चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। जी हां, पूरी दुनिया की नजर फिलहाल इस समय चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। इस बीच तमिलनाडु के कोयम्बटूर के लघु कलाकार ने सोने की चंद्रयान बनाकर तैयार की है। कोयम्बटूर के लघु कलाकार ने बनाया सोने का ये चंद्रयान। साथ ही आपको बता दें कि जो ये चंद्रयान है वो 48 घंटे में 1.5 इंच लंबा मॉडल तैयार किया। कलाकार ने मरियप्पन ने 4 ग्राम सोने का उपयोग करके चंद्रयान 3 का 1.5 इंच लंबा जो मॉडल डिजाइन है वो किया है। उन्होंने इसे महज 48 घंटों में तैयार कर दिया। मरियप्पन ने कहा कि जब भी कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है तो मैं सोने का उपयोग करके उसका लघु मॉडल बनाता हूँ। यह हर भारतीय के लिए एक गौरव का पल है। उन्होंने वैज्ञानिकों का आभार जताते हुए कहा कि चंद्रयान प्रोजेक्ट में शामिल सभी वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करने के लिए मैंने 4 ग्राम सोने का उपयोग करके लघु चंद्रयान बनाया है। जहां चंद्रयान का लूनर लैंडर विक्रम कल यानी कि 30 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है और सबकी निगाहें इस समय इसी पर टिकी हुई है। तो वहीं इसरो के वैज्ञानिक नीलेश एम देसाई ने बताया कि अगर चंद्रयान 3 को 30 अगस्त को लैंड नहीं कराया जाता तो इसे 27 अगस्त को भी चांद पर उतारा जा सकता है। फिलहाल सभी की कोशिशें इस पर जो लगी हुई हैं, सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ सभी की निगाहें इस समय कल पर टिकी हुई हैं कि कल क्या कुछ होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव। नमस्कार।